ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगिन सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा की है, कवर किया है, बट आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो ये जेएनयू की न्यूज़ आई, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ और जो उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई है, वो क्या मामला है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, कल जो है जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ था एक। एक्चुअली प्रोटेस्ट हुआ तो ये था कि 2020 में जेएनयू में एक वायलेंस हुई थी। तो जो लेफ्ट स्टूडेंट है और जो एबीवीपी है, उनके बीच में झड़पें हुई थी। तो एबीवीपी की तरफ से जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, उसकी तरफ से कुछ नकाबपोश लोग आए थे और उन्होंने जेएनयू में आके बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया था और काफ़ी लोगों को चोटें आई थी। वो हिंसा फैलाई थी और उनका आज तक ना तो कोई पकड़े गए, ना पता चला कौन थे कौन नहीं है। तो उसकी बरसी थी 5 जनवरी को। तो उसके लिए वो साबरमती आश्रम है, वहाँ पर एक साबरमती ढाबा, सॉरी, जेएनयू में, वहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया था। और उस प्रोटेस्ट को करते हुए एक मंडे को जो है, इनके जो एक्स स्टूडेंट यूनियन लीडर हैं, जो ऑफिस बेयर थे, खालिद उमर जो कन्हैयालाल के साथ वाइस प्रेसिडेंट था, और एक शर्जिल इमाम जो जेएनयू के, उन दोनों, वो दो लोग भी 2020 में से जेल में बंद हैं, और दिल्ली दंगों के में। और वो जब से जेल में बंद है, और उनकी ना तो उन पर कोई चार्जशीट हुई, ना अभी तक कोई ट्रायल शुरू हुई। उन पे यूएपीए लगा के 5 साल हो गए उनके। सोमवार को उनका केस सुना गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत देने से मना कर दिया। तो वो ये दोनों मामले मिल गए। तो वहाँ पर जो है जेएनयू में फिर एक तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, और कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। तो फिर जेएनयू जो सिक्योरिटी है, उन्होंने शायद उनके खिलाफ एफआईआर भी कर दी है, और जो ऑफिस बेयर है जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के, उनके खिलाफ, उनके नाम भी शायद उसमें दर्ज है एफआईआर में। और अब ये भी कहा गया कि देखो, इन जो 30-35 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट थे, जो भी थे, कि इनको सस्पेंड किया जाएगा या इनको टर्मिनेट किया जाएगा, कुछ इस तरह से बात चल रही है। तो ये एक मामला रहा कल। और वो जो वो दोनों कौन की जमानत रद्द हुई। तो अभी तो ताजा मामला यही था। ओके, तो सर हमें ये तो समझ में आया कि मतलब क्या रीज़न था और कैसे जो इनकी बेल थी रिजेक्ट कर दी गई। बट अभी हाल ही में एक और बात आ रही है कि अब जैसे सर इनकी तो बेल रिजेक्ट कर दी गई, बट जो राम रहीम है उनको पैरोल देके 40 दिन के लिए छोड़ दिया गया है। तो मतलब क्या राजनीति है, क्या पैटर्न है कि जो इतना बड़ा क्रिमिनल है उसको ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, और जो थोड़ी सी मतलब उतनी लाइक हाइप्ड चीज़ें नहीं है उस पर भी बेल रिजेक्ट कर दी जा रही है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सारा मामला जो है, मामला जो ये, एक तो वोटों की राजनीति का है, और घालमेल का है, और जो प्रेजेंट सिस्टम है, बीजेपी गवर्नमेंट है, जो वो किसी बिल्कुल बेशर्मी की तरफ से वोटों के चक्कर में, या जिनकी फॉलोइंग है, वो क्रिमिनल के साथ, रेपिस्ट के साथ खुलेआम सरेआम खड़ी होती है। और जितने भी इकोनॉमिकल ऑफेंसेस है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने देखो पीछे पैटर्न देखा कि पूरे देश में जिन पे पहले वो आरोप लगाते थे कि इसने इतने करोड़ का भ्रष्टाचार किया, इतने करोड़ का किया, 28 के करीब मुकदमे थे ईडी और एसपी के, वो सारे लीडर बीजेपी में आ गए। और उन सब के खिलाफ, जब बीजेपी में आए थे, तो उनके सबके खिलाफ मामले दर्ज हो, खिलाफ सारे मामले हट जाते हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। और जब तक ऑपोजिशन में रहते हैं, उनके खिलाफ ये मामले बने रहते हैं। तो ये एक पैटर्न है। अब जैसे आप कह रहे हो कि अब जो जेएनयू में जो स्टूडेंट हैं, जो बंद हैं, उमर खालिद और शर्जिल राम, तो पूरी दुनिया में उसका मैसेज जाता है कि सिर्फ ये एक मैसेज जा रहा है कि वो मुस्लिम है, इसलिए उनके साथ किया जा रहा है। इवन थोड़े दिन पहले जो मेयर बना है मुमदानी, वो अपना न्यूयॉर्क सिटी का, जो भारतीय मूल का मेयर बना है, उसने भी चिट्ठी लिखी है खालिद उम्मीद को, उमर खालिद को, कि भाई उसको उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया कि इतने दिन से इसको बंद कर रखा है। तो ये बंद इसलिए हुए हैं कि दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, जिस टाइम यहाँ जो था वो ट्रंप यहाँ पर विजिट कर रहा था। तो इस दिल्ली में दंगे हुए थे बड़े उसमें। तो उन दंगों में 700 के करीब एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसमें 53 के करीब लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, बहुत सारा संपत्ति का नुकसान हुआ था। तो मामला तो बहुत सीरियस है। तो उसके जो मास्टरमाइंड है, इन लड़कों को जो है, दोनों को ये कहा जा रहा है कि आप मास्टरमाइंड है, तो आपने किया है, आपने भड़काया है। इवन उमर खालिद तो कह रहा था मैं दिल्ली में ही नहीं था,
पर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि दिल्ली में नहीं था तो कोई बात नहीं, पर जो उन्होंने एक नया वर्ड लिया कि इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी थी, आपके दिमाग में जो कॉन्स्पिरेसी थी जो आपकी सरकार के खिलाफ था, तो वो तो इसलिए आपको मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। अब यूं तो दिमाग में सरकार के खिलाफ कोई भी आदमी हो सकता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ हो सकता है। ऐसा मुकदमा तो फिर महात्मा गांधी की भी लग सकता था, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। किसी के दिमाग में अगर ये कोई बात है, असली बात तो ये है कि दिमाग में कोई किसी के खिलाफ सोचना अलग बात है, उसका एक्शन होना अलग बात है। तो उनकी जमानत नहीं, और हम ये कह रहे हैं कि मान लो दोषी भी हैं तो उनके खिलाफ ट्रायल होनी चाहिए। 5 साल हो गए उनको जेल में, ना तो ट्रायल हुई, ना कोई चार्जशीट अभी तक हुई, और कोर्ट भी, इंस्टीट्यूट भी ऐसे कंप्रोमाइज हो गए कि कोर्ट मेरिट पे देख नहीं रहा। नहीं तो कोर्ट को ये कहना चाहिए था, पुलिस एजेंसी को, कि भी आपने इतने दिन से इनको बंद करा तो इनके खिलाफ सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश करो, इसके ट्रायल शुरू करो। इवन इस तरह के मामले फास्ट ट्रैक में होने चाहिए। और अगर ये मुजरिम है, मान लो हम पुलिस की गवर्नमेंट की मान लेते हैं कि ये दोनों मुजरिम हैं, तो इनको क्यों मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है, क्यों जेल में रखा जा रहा है? इनको तुरंत सजा करो, सबूत पेश हो तो अपना सजा दे और अपनी जेल काटे। और अगर बाई चांस मान लो ये मुजरिम नहीं निकलते, तो फिर जितने साल बंद रहेंगे उसकी जिम्मेवारी कौन होगी? और जो रिकॉर्ड है यूएपीए का, जो जिस कानून के तहत ये इन्होंने इनको बंद कर रखा है यूएपीए में, उसका जो रिकॉर्ड है कन्विक्शन, उसमें मैक्सिमम 6% लोगों को, 5% लोगों को क्या नाम है वो दिया है, 5% लोगों को सजा मिलती है। किसी में 3%, किसी में 2%, किसी में 1%, तो मैक्सिमम सजा इतने लोगों की मिलती है। तो ये तो रिकॉर्ड है, वहाँ मुजरिम होते नहीं। तो ये सारा मामला ये है। और दूसरी तरफ वांगचुक जैसे लोग जेल में बंद हैं, उनकी भी साल भर से सजा नहीं होगी। गुजरात में बहुत सारे किसान बंद हैं, लाखों लोग जेलों में ऐसे बंद हैं जिनके बेचारों के कोई WT पकड़ा के छोटे छोटे अपराध, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, थोड़े दिन पहले क्या नाम है, कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी, वो तो पब्लिक का प्रेशर आया तो उसकी जमानत रद्द हुई, जमानत भी कर दी और उसकी सजा भी सस्पेंड कर दी। उससे पहले बिल्किस बानो के उनको छोड़ दिया, और जो राम रहीम है उसको 15 बार छोड़ दिया। जब भी इलेक्शन होता है, असली बात यह है कि उसका जो प्रभाव जो है वो पंजाब और हरियाणा में बहुत सारी सीटों पे उसका अनुयायी है। तो जब भी कोई इलेक्शन आता है, जब भी कोई किस्सा आता है, उसको जमानत दी जाती है। उसके लिए कानून बदला गया। पहले कानून ये था कि जो भी सीरियस केस होगा उसको इसमें पैरोल और वो दी नहीं जाएगी, और दी जाएगी तो बहुत कठिन शर्तों से, कुछ घंटों के लिए, और उसमें जज की परमिशन लेनी होती थी। 2022 में इस बाबा के लिए कानून, बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया कि किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, और वो संगीन धाराएं बिठा दी, और सिर्फ ये एक लाइन लिखनी होती है कि ये इनका चाल चलन ठीक है, ये वो ठीक है, और उसको दे देते हैं। और अब क्या, शायद उनका कोई गुरु है, उनकी वो पुण्यतिथि है, क्या है, तो उसके उपलक्ष्य में उसको 40 दिन की फेरत दे दी। और देखना जिस दिन बड़ा फंक्शन होगा सिरसा में, तो सारे पॉलिटिकल आदमी वहां नतमस्तक रहेंगे। और अभी कल एक और खबर आई है कि जिसकी हत्या में वो बंद है, पत्रकार छत्रपति की, और 2 साध्वी की रेप के उसमें जिसको मतलब कन्विक्शन है लोअर कोर्ट से, उसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, और हाई कोर्ट में जो है फाइनल स्टेज पे आ रहा है। तो कल उसके जो छत्रपति पत्रकार था, उसके लड़के ने कल कहा है कि उनके पास पहले पुलिस सुरक्षा थी, इधर इसको तो पेरोल दे रहे हैं, ये बिल्कुल दल बल के साथ, गार्ड के साथ घूम रहा है, और जो बेचारा विक्टिम है उसकी सारी सुरक्षा हटा ली गई। पहले 4-5 पुलिस वाले थे, धीरे धीरे पहले 3 किए, 2 किए, बिल्कुल हटा दी। तो जिनको सुरक्षा की जरूरत है, जिनको विक्टिम है, उनके साथ तो नहीं खड़ी, और ये जो गवर्नमेंट है उनके साथ जो अपराधी हैं उनके साथ खड़ी दिखती है। तो ये पैटर्न है मॉडर्न इसमें, और खुल्लम खुल्ला चल रही है इसमें। कोई वांगचुक जैसा आदमी जिसने सेना के लिए सोलर टेंट बनाए और यानी कितने इन्वेंशन किए, उसका स्कूल इतना अच्छा है कि उसने ज़्यादातर उसके स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनको नई दिशा दिया, उनको नया जीवन सुधारा, और मतलब एजुकेशन के उसमें कितना दिया। और वो मोदी का खास समर्थक था, और जब मोदी सरकार के खिलाफ हुआ उसने मांगा थोड़ी कुछ, उसने तो ये कहा कि ले में स्वास्थ्य दीजिए, तो उसको जेल में डाल रखा है। तो ये मौजूदा निज़ाम है सब चीज़ों का। बिल्कुल। सर, हमें ये तो पैटर्न समझ में आया कि मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं।
बट अब इसमें एक और बात आती है कि हम क्या ऐसे प्रिकॉशंस कर सकते हैं या हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि इसको फ्यूचर में रोका जा सके या ऐसी चीज़ें ना हो। नहीं, इसका तो तरीका रोकने का यही है कि भाई जनता को संभालना पड़ेगा, निज़ाम बदलना पड़ेगा और क्या नाम है, हम अपनी बात उठानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा। अगर फेयर एक्चुअली इलेक्शन सारे इंस्टीट्यूट इनके सुप्रीम कोर्ट भी कब्जे में, इलेक्शन कमीशन में, अगर फेयर इलेक्शन तो होने की उम्मीद है नहीं, पब्लिक उठेगी जब देखा जाएगा। और जुडिशरी के लिए है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल को इंडिपेंडेंट किया जाए। जुडिशरी इसको सोचना चाहिए, जुडिशरी पे भी दबाव है सारे इंस्टीट्यूट में। तो इसका तो ये है कि पब्लिक हर जो जिस कैपेसिटी में है अपने समाज में, परिवार में, जहाँ भी वो इनके खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो इसका इलाज तो जब ही होगा जब ये निज़ाम बदलेगा, नहीं तो इनकी नीति में तो कोई फ़र्क नहीं। जनता का जब दबाव बनता, जैसे अभी अपना उन्नाव केस में पब्लिक प्रेशर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बदला। अरावली वाला केस था, अरावली में पब्लिक का प्रेशर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला। तो इसी तरह से अगर जनता जागेगी और पब्लिक उठेगी तो आएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक मामला बदलेगा नहीं। बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे एंड बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई इस कन्वर्सेशन से। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी क्लियर हुई होंगी एंड मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे पेज पे पहली बार आएँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा सो दैट ये बात हर एक पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच सके और वो इसको आगे फॉरवर्ड कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। नमस्कार।